ये है हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान। कभी इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस पर हुकूमत की ख्वाहिश लेकर बहुत सारे हमलावर अपनी फौज लेकर आते रहे हैं। कभी इस पर सिकंदर आजम फौज लेकर आया तो कभी इस पर महमूद गजनवी ने हमला कर दिया। कभी खिलजियों ने इसके सीने पर झंडे गाड़े तो कभी तुगलक इसकी जमीन पर हुक्मरान रहे तो कभी लोदियों ने इस सरजमीन के ऊपर खून बहाया। कभी इस पर मुगलों ने अपनी हुकूमत कायम की तो हाँ, कभी अंग्रेज यहाँ लूट मार करने चले आए। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया को जमकर लूटा, लेकिन कैसे लूटा और कितना लूटा, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है। दोस्तों, आज से तकरीबन 420 साल पहले ब्रिटेन के ऊपर मलिका एलिजाबेथ फर्स्ट की हुक्मरानी थी। उस वक्त ब्रिटेन सिविल वॉर से गुजरने वाला एक मुल्क था और ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल आउटपुट पूरी दुनिया का सिर्फ 3% ही कवर करती थी। दूसरी तरफ उस वक्त हिंदुस्तान दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल था और यहाँ से दुनिया का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट निकलता था। उस वक्त हिंदुस्तान पर मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बादशाह थी और अकबर को उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में शामिल किया जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक अकबर की उस वक्त की नेटवर्थ 13 बिलियन डॉलर्स यानी 13 अरब डॉलर्स के बराबर थी और आज मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी कीमत तकरीबन 21 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब बनती है, जो लगभग अमेरिका की जीडीपी के बराबर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हिंदुस्तान की बिजनेस पर डच और पुर्तगीज लोगों का कब्जा था। उस जमाने में बिजनेस ट्रिप्स पर समुद्र में एक दूसरे के काफिले लूट लेना एक बहुत ही आम सी बात समझी जाती थी। तो इस लूटमार से बचने के लिए तरीका उस वक्त का ट्रेंड ये था कि हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करने के लिए कुछ व्यापारी, कुछ बिजनेसमैन अपना ग्रुप बनाकर एक कंपनी बनाते थे, फिर अपने मुल्कों की हुकूमतों से उसे रजिस्टर करवाते थे और हिंदुस्तान में कंपनी की शक्ल बनाकर आया करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इन्हीं कंपनियों में से लंदन की एक मामूली सी कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिसंबर सन 1600 यानी 1600 में मलिका एलिजाबेथ से इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन मांगी, जो इन्हें मिल गई। कंपनी को इंडिया में मसालों का बिजनेस करने के लिए 15 साल की इजाजत दे दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की कई बार की कोशिशों के बाद फाइनली सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर में सवार होकर हिंदुस्तान की तरफ चला और वहां उसने गुजरात में सूरत पर बाकायदा अपना पड़ाव डाला। शुरू में कई दिहाइयों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मेन फोकस बिजनेस को ही बनाए रखा। उसके बाद सन 1625 में मद्रास यानी आज के चेन्नई से 40 मील दूर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली तिजारती कोठी बनाई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स रहा करते थे। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में अपना बिजनेस चलाने के लिए इंडिया के उन्हीं शहरों को चुना जिन पर समुद्री बंदरगाह थी, जैसे कि सूरत, बंबई वगैरह। शुरुआत में कंपनी को कुछ मुश्किलात भी आई। उनमें से एक सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज ब्रिटेन से इंडिया आते थे तो रास्ते में डच एम्पायर के लोग इन जहाजों को लूट लिया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात की शिकायत उस वक्त के ब्रिटेन के बादशाह जेम्स फर्स्ट से की और बादशाह ने बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करने का वादा किया। बादशाह ने सन 1615 में अपना एक एम्बेसडर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा ताकि वो मुगल बादशाह से बातचीत करके दोनों मुल्कों के बीच कुछ बिजनेस एग्रीमेंट्स तय कर सके। फिर थॉमस रो की कई सालों की कोशिशों के बाद जब उसकी मुलाकात बादशाह जहांगीर से हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल हुकूमत की तरफ से सूरत के अंदर एक बिजनेस फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिल गई और इस करारनामे के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द 4 दीवारी भी बना सकती थी। और फिर कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने उस कोठी के चारों तरफ एक किला भी बना लिया और इस किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी ने हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। शुरुआत में कंपनी हिंदुस्तान के अंदर कॉटन,
पोटेशियम नाइट्रेट, जूट और मसालों वगैरह की बिजनेस करती थी। दोस्तों, सन 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में अपने कदम जमा चुकी थी। यहाँ तक कि मद्रास में उन्होंने एक बिजनेस कॉलोनी भी बना ली थी, जो मिड 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी के आते आते एक शहर बन चुका था। और सन 1647 यानी 1647 तक हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की 30 फैक्ट्रियां बनकर तैयार हो चुकी थी, जिनके अंदर इंडियन मजदूरों को भी नौकरी दी जाती थी। दोस्तों, उस वक्त तक सिर्फ हिंदुस्तान में एक अंग्रेज ही नहीं थे जो यहाँ बिजनेस करते थे, बल्कि अंग्रेजों के अलावा फ्रेंच, डच और पुर्तगाली लोग भी अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ से बिजनेस किया करते थे। मद्रास से लगभग 86 मील दूर फ्रेंच लोगों ने अपना एक पूरा शहर बना रखा था। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से में जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जंग के हालात बने, तो इसका असर इंडिया में मौजूद फ्रेंच और इंग्लिश कंपनियों में भी देखने को मिला। फिर इंडिया में बिजनेस करने के लिए फ्रेंच और इंग्लिश कंपनियों के बीच कंपटीशन रहने लगा, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाइयां होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस वक्त लोगों की और हथियारों की कमी थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन से फौज मंगवाई। और फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फ्रेंच, पुर्तगीज और डच लोगों के साथ लड़ाइयां करनी शुरू की, और इनमें से ज्यादातर लड़ाइयां ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत भी ली। और फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट वाले इलाकों पर यानी हार्बर सिटीज जैसे कि बंबई, कोलकाता, सूरत, चेन्नई वगैरह पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इन छोटी मोटी कामयाबियों को हासिल करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ताकत का नशा हो चला, और इस नशे में उन्होंने उस वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत मुगल हुकूमत से टक्कर लेने का फैसला कर लिया, जो कि इवेंचुअली एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। ये क्या कहानी है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मुगल हुकूमत के साथ पहली जंग थी, जिसमें कंपनी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इस जंग को जंग चाइल्ड या चाइल्ड्स वॉर भी कहा जाता है। चाइल्ड्स वॉर कंपनी के उस वक्त के डायरेक्टर जोसाया चाइल्ड ने शुरू की थी। उसने सन 1686 यानी 1686 में ब्रिटेन से 19 जहाज, 200 तोपे और 600 जवान मुगलों से जंग करने के लिए हिंदुस्तान भिजवा दिए। अब इसे आप उसकी दिलेरी कहें या बेवकूफी कि वो 600 जवान लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे मालदार हुकूमत से टक्कर लेने जा रहा था। सिर्फ बंगाल के नवाब शाइस्ता खान के पास ही 40,000 से ज्यादा की फौज थी। दोस्तों, उस वक्त हिंदुस्तान के मुगल तख्त पर औरंगजेब आलमगीर तख्त नशीन था, और औरंगजेब की फौजें जंगे लड़ लड़कर इतनी ज्यादा अनुभवी हो चुकी थी कि दुनिया की किसी भी फौज से टक्कर ले सकती थी। इसलिए ये बचकानी हरकत चाइल्ड को बहुत महंगी पड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस पर हिस्टोरियन विलियम डैलरिम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखा है कि मुगल फौज ने ब्रिटिश आर्मी को मक्खियों की तरह मारा और बंगाल में कंपनी की 5 फैक्ट्रियों को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों ने अपने माथे से इस धब्बे को हटाने की सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। कहा जाता है कि जंग को हारने के बाद मुगल दरबार में 2 अंग्रेज सफीर इस हाल में पहुंचे कि उनके हाथ मुजरिमों की तरह बंधे हुए थे, सर सीने पर झुके हुए थे और हुलिया ऐसा कि वो किसी मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बल्कि भिखारी नजर आते थे। फिर सन 1690 में औरंगजेब आलमगीर ने कंपनी को इस शर्त पर माफ किया कि मुगलों से जंग करने के जुर्माने में कंपनी को 1.5 लाख पाउंड्स, जोसाया चाइल्ड फिर कभी हिंदुस्तान लौट कर न आए। इन 2 शर्तों के साथ औरंगजेब ने कंपनी को माफ कर दिया और उनका इंडिया में बिजनेस करने का लाइसेंस दोबारा बहाल कर दिया। इन वाकयात के बाद अंग्रेजों ने अपना फोकस दोबारा बिजनेस पर ही लगा दिया। फिर उन्होंने चाइना के साथ भी बिजनेस करना शुरू किया और वहां से बर्तन, चीनी, चाय वगैरह की बिजनेस शुरू की। फिर कुछ ही अरसे के बाद कंपनी ने बिहार में अफीम की फैक्ट्रियां लगाई और इस अफीम को चाइना में स्मगल करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, चाइना ने जब अंग्रेजों को रोकना चाहा तो इनके बीच लड़ाई छिड़ गई।
फिर 1839 यानी 1839 में चाइना को अंग्रेजों ने शिकस्त दी और एक मुआहदे के दौरान हांगकांग का एक बंदरगाह को भी अपने कब्जे में ले लिया और अफीम की स्मगलिंग दोबारा शुरू कर दी। ये बंदरगाह चाइना को वापस 1997 में जाकर मिली। और इसी दौरान दूसरी तरफ सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब के दुनिया से चले जाने के बाद मुगलों की जो ताकत थी वो बिखर कर रह गई। हिंदुस्तान की ज्यादातर रियासतों ने खुद को आजाद डिक्लेयर कर दिया। कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी प्राइवेट आर्मी बनानी शुरू की और भारतीय लोगों को भी उसमें शामिल करना शुरू किया और देखते देखते ये फौज लाखों की तादाद में पहुंच गई। अब फौज के बलबूते पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को लूटना शुरू कर दिया। दोस्तों, सिर्फ जानकारी के लिए बताते चलें कि इंग्लिश में शामिल होने वाला उर्दू जबान का पहला जो अल्फाज है वो लूट ही था और ये अल्फाज इंग्लिश में उस वक्त शामिल हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के सीने में अपने पंजे गड़ा रही थी। एक अंदाजे के मुताबिक अंग्रेजों ने सन 1765 से लेकर 1938 तक हिंदुस्तान से तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूटमार की। सन 1756 में जब बंगाल की गद्दी पर नवाब सिराजुद्दौला आए तो उन्होंने अंग्रेजों की इस लूटमार को थोड़ा सा ब्रेक लगाया। उन्होंने कलकत्ता में बनाए हुए अंग्रेजों के किलों को लूटा और बहुत सारे अंग्रेजों को कैद कर लिया। अब दोस्तों, जब जंग के हालात बने तो चालाक अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के एक फौजी कमांडर मीर जाफर को हुकूमत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और फिर 1757 में प्लासी नाम की एक जगह पर दोनों फौजें आपस में टकराई, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला की फौज अंग्रेजों के मॉडर्न हथियार और मीर जाफर की गद्दारी का सामना नहीं कर सकी और शिकस्त खा गई। अंग्रेजों ने वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का हुक्मरान तो बनाया, लेकिन मीर जाफर को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो तो बस नाम का हुक्मरान है, असल हुकूमत तो बंगाल पर अंग्रेज ही कर रहे हैं। अब मीर जाफर ने अंग्रेजों से जान छुड़ाने के लिए डच एम्पायर की फौज से मदद मांगी, लेकिन इससे पहले कि मीर जाफर कुछ कर पाता, अंग्रेजों ने उसके इरादों को नाकाम बनाकर सन 1765 में बंगाल की बागडोर अपने हाथ में ले ली। बंगाल पर पूरी तरह से कंट्रोल आ जाने के बाद सन 1765 में अंग्रेजों ने एक बार फिर मुगलों से जंग की और इस बार उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम को शिकस्त देकर मुगल सल्तनत की सरहदों को सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद कर दिया। अब मुगल सल्तनत का दायरा सिर्फ दिल्ली तक ही रह गया था। शाह आलम के बाद मुगल तख्त पर अकबर शाह II और उसके बाद मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर आए, जो 1857 तक हुक्मरान रहे। अब दोस्तों, उस जमाने में हिंदुस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया था कि हिंदुस्तान में बहुत सारी आजाद रियासतें थी। इन रियासतों के ऊपर हुकूमत तो इन्हीं के बादशाह करते थे, लेकिन हुकूमत से मिलने वाले सारे फायदे जैसे कि टैक्स कलेक्शन, फौजदारी और बाकी के तमाम फायदे ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी किंग मेकर थी, अपनी मर्जी से चुने हुए शख्स को वो गद्दी पर बिठाते थे और हुकूमत से मिलने वाले फायदे अपने पास रखते थे और हुकूमत भी पीछे से खुद ही चलाया करते थे। हिंदुस्तान के ज्यादातर हुक्मरान अय्याशियों में लगे रहे और सिर्फ 35 कर्मचारियों से शुरू हुई कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी। विलियम डैलरिम्पल अपनी किताब द एनार्की में ये भी लिखते हैं कि ये इतिहास की एक बहुत नोटेबल बात है कि एक प्राइवेट कंपनी ने 18वीं सदी में अपनी फौज और अपनी नेवी की मदद से 20 करोड़ लोगों पर कायम एक बहुत बड़ी कौम को तकरीबन 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। उन्हीं दिनों सन 1769 यानी 1769 में बंगाल और बिहार के इलाकों में सूखा पड़ गया। एक अंदाजे के मुताबिक ये कहर 4 साल तक चला, जिसमें 1 करोड़ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेरहमी के साथ हिंदुस्तानी लोगों पर वसूल किए जाने वाले टैक्स की कीमत बढ़ा दी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कंगाल कर दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेजों को सबसे ज्यादा तंग हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने किया। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच आर्मी की मदद लेकर अंग्रेजों को 2 जंगों में हराया भी,
लेकिन फिर बाद में हिंदुस्तान के कुछ हुक्मरानों को अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को भी काबू कर लिया। अंग्रेजों ने अपने साथ मराठों को मिलाया और सन 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ तीसरी जंग करते हुए अपने प्यारे हिंदुस्तान पर अपनी जान की बाजी गवा बैठा। और टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेजों को ये यकीन हो गया कि अब पूरे हिंदुस्तान में उनकी पावर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा। अब 1813 में एक चार्टर्ड एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बिजनेस पावर्स को लिमिट कर दिया और बाद में 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपनी का टाइटल छीनकर इसे एक कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन की हैसियत से इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिजनेस को मैनेज करती थी। इन सभी वाकयात के बाद अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में सिर्फ एक और लड़ाई करनी पड़ी, जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की जंग कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसे बगावत, बदर और रिवोल्ट जैसे नाम दिए, लेकिन दर हकीकत ये हिंदुस्तानी लोगों के अंदर सदियों से चल रहा गुलामी का वो लावा था जिसे वो कई सालों से अपने अंदर भर के बैठे हुए थे। 1857 की जंग की शुरुआत तो बंगाल से हुई, लेकिन फिर ये आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अंग्रेजों ने इस बगावत को कामयाबी के साथ कुचला और इसे बगावत का नाम देकर बाजारों में कई लोगों को फांसियों पर लटका दिया और कईयों को सड़क पर कुचल दिया। अगर नतीजे के लिहाज से देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि 1857 की जंग में अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने में हिंदुस्तानी नाकाम रहे, लेकिन इस नाकामी ने हिंदुस्तानी लोगों के अंदर वो आग लगा दी, वो जज्बा पैदा कर दिया कि जिसका फल फिर 1947 में मुकम्मल आजादी के तौर पर देखने को मिला। जंगे आजादी के अगले साल यानी 1858 में मलिका विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे सरकारी अधिकार खत्म कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज को ब्रिटिश एम्पायर की फौज में मिला लिया गया। इसके बाद हिंदुस्तान के कंट्रोल को ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में दे दिया गया, यानी कि इंडिया पर ब्रिटिश राज लागू हो गया। दोस्तों, हालांकि कंट्रोल ब्रिटेन की मलिका विक्टोरिया के पास चला गया था, लेकिन इसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आखिरी सांसें 1874 तक चलती रही। इसके बाद ये कंपनी इतिहास के पन्नों में गुम हो गई। आज लंदन की एक सड़क पर एक छोटी सी दुकान पर लिखा हुआ है द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से लेकर अंत तक की मुकम्मल दास्तान। आगे आप कौन सी पर्सनैलिटी के ऊपर बायोग्राफी चाहते हैं, किस हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं, या इतिहास में होने वाली किस जंग पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, ये कमेंट करके बताएं।